जिस मिट्टी को खाया था उस मिट्टी का कर्ज चुकाने आया हूँ। कि जिस मिट्टी को खाया था उस मिट्टी का कर्ज चुकाने आया हूँ, और तुम बनना डॉक्टर इंजीनियर, मैं तो फौजी बनने आया हूँ। तो जय हिंद सैनिकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के लाइव क्लासेस में। आई होप बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी आगामी आने वाली अग्निवीर एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों एक बार फिर से मैं लौट आया हूं आप सभी के लिए एनए का मॉडल पेपर लेकर। हमारे आज के सेशन बच्चों हम 15th नंबर का हमारा मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो सभी जितने ही बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, तब तक हम हमारा आज का सेशन उसको शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? हमसे पूछा गया कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था बच्चों, उसका तात्कालिक यानी कि इमीडिएट उसका कारण क्या था? यदि इसके ऑप्शंस की बात करते बच्चों तो ऑप्शन ए हमारे सामने है व्यवगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की बच्चों यदि हम बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म कोर्स था, यानी कि राज्य हड़पने की यह एक नीति थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या था? यह एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। किस चीज के लिए? राज्य को हड़पने के लिए बच्चों यह एक लंबे समय की बनाई गई नीति थी। तो ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर नहीं। यदि हम ऑप्शन बी की बात करें अवध का विलय यानी कि एनेक्सेशन ऑफ अवध बच्चों, तो यह भी एक असंतोष कारण था, यानी कि यह भी एक असंतोष का कारण था। तो ऑप्शन बी भी बच्चों इसका सही आंसर नहीं। यदि हम ऑप्शन डी की बात करते हैं भारी कराधान यानी कि हेवी टैक्सेशन बच्चों, तो यह एक आर्थिक कारण था। याद रखिएगा आप, भारी कर वसूलना यानी कि हेवी टैक्स वसूलना बच्चों यह एक आर्थिक कारण था, किंतु यह भी 1857 के संग्राम का तात्कालिक कारण नहीं था। यदि इसके ऑप्शंस की बात करते बच्चों तो ऑप्शन सी यानी कि एनफील्ड राइफल कारतूस का परिचय। बच्चों यदि हम बात करें तो यह जो था यानी कि चर्बी वाले कारतूस, याद रखिएगा आप, चर्बी वाले कारतूस यह जो था बच्चों 1857 के संग्राम का यानी कि विद्रोह का जय हिंद सैनिकों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास पॉज हो गई थी। तो चलिए हमारी क्लास अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों हमने हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, जिसमें कि हमने देखा था कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो बच्चों 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल कारतूस का परिचय, यानी कि चर्बी से बनी कारतूस, चर्बी से बनी कारतूस जो था बच्चों 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है? कौन सी रेखाएं बच्चों जो कि लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को बराबर दो भागों में विभाजित करती है? बच्चों जिसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, तो बच्चों यह जो रेखा होती है यह भारत से नहीं गुजरती,
याद रखिएगा आप, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर जो होती है बच्चों, यह रेखा भारत से नहीं गुजरती। यदि हम प्रधान मध्य रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन की बात करें बच्चों, तो प्राइम मेरिडियन जो है यह यूके से गुजरती है। याद रखिएगा आप, यह जो किरण रेखा होती है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं होने वाला है। यदि हम तीसरे ऑप्शन की बात करें बच्चों, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो बच्चों मकर रेखा जो है यह दक्षिण में होकर गुजरती है। ठीक है, कहां से? यह दक्षिण में होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन डी यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। याद रखिएगा आप, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बच्चों, यह भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। यह भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन डी यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा कब गठित की गई? क्या पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा बच्चों कब गठित की गई? बच्चों यदि इसके ऑप्शंस की हम बात करते तो हमें पहला ऑप्शन दिया गया दिसंबर 1946। बिल्कुल याद रखिएगा आप, भारत की संविधान सभा बच्चों दिसंबर 1946 में गठित की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों दिसंबर 1946 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बाकी जो दूसरे ऑप्शन से बच्चों हमारे, जिसमें कि हमारा अगस्त 1947 है, नवंबर 1949 है और जनवरी 1950 है, यह सारी घटनाएं बच्चों बाद में हुई थी। पर यदि हमसे भारत की संविधान सभा का पूछा जाए तो आपको आंसर करना है दिसंबर 1946। तो ऑप्शन ए दिसंबर 1946 बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हो सकता है यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो बच्चों यदि इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो समानता के अधिकार को नहीं बताया था, स्वतंत्रता का अधिकार इसको भी नहीं बताया था, ना ही शोषण के विरुद्ध अधिकार। उन्होंने बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बच्चों, यह एक भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार होता है बच्चों। इसको ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा यानी कि हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो याद रखिएगा आप, ऑप्शन सी यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे सामने है। अपनी जटिल बारीकियों और पौराणिक विषयों के लिए प्रसिद्ध पट्टाचित्र चित्रकारी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक कला है? कौन सी? पट्टाचित्र चित्रकारी बच्चों भारत के किस राज्य की पारंपरिक कला है? यदि इसके ऑप्शंस की बात करते बच्चों तो असम से संबंधित नहीं है बच्चों, ना ही यह केरल से संबंधित है, ना ही यह पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला है। बच्चों ओडिशा, यह जो बच्चों पट्टाचित्र चित्रकारी यह बच्चों जगन्नाथ से जुड़ी एक कला है। याद रखिएगा आप, यह जो है ठीक है जगन्नाथ से जुड़ी कला है। ठीक है, तो पट्टाचित्र चित्रकारी जो बच्चों ओडिशा से यानी कि ओडिशा एक राज्य है भारत का बच्चों, उसकी पारंपरिक कला है। तो ऑप्शन बी ओडिशा बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं, जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन बी ओडिशा कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संगठन ने 2025 में समान डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पहल शुरू की? कौन सी? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पहल किसने शुरू की? तो बच्चों विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नहीं की थी, विश्व बैंक ने भी नहीं की थी, ना ही
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। बच्चों याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने ही ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पहल शुरू की थी। तो ऑप्शन ए बच्चों यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रमुख बैडमिंटन कार्यक्रम, याद रखिएगा आप, कौन सा प्रमुख बैडमिंटन कार्यक्रम जनवरी 2026 में नई दिल्ली में निर्धारित किया गया था? कौन सा प्रमुख बैडमिंटन कार्यक्रम बच्चों जनवरी 2026 में नई दिल्ली में निर्धारित किया गया था? बच्चों यदि इसके ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो इंडिया ओपन सुपर 750, याद रखिएगा आप, इंडिया ओपन सुपर 750 जो है बच्चों यह एक बैडमिंटन का इवेंट है, यानी कि एक बैडमिंटन का कार्यक्रम है जिसे कि बच्चों जनवरी 2026 में नई दिल्ली में निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बाकी के जितने भी आंसर है बच्चों वह बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए इंडिया ओपन सुपर 750 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 में किस नवाचार को स्वच्छ ऊर्जा के प्रमुख चालक के रूप में उजागर किया गया? ठीक है बच्चों, यदि इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो परमाणु विखंडन रिएक्टर, यह इसका गलत आंसर है। कोयला गैसीकरण संयंत्र, यह भी इसका गलत आंसर है। शैवाल से जैव ईंधन भी इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है बच्चों हरित हाइड्रोजन और एआई ऊर्जा ग्रिड, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस एंड एआई एनर्जी ग्रिड्स। इन दोनों को बच्चों गोवा में एक आयोजित एनर्जी वीक 2026 में आयोजित किया गया था बच्चों। इसके अंदर हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन और एआई ऊर्जा ग्रिड को स्वच्छ ऊर्जा के प्रमुख चालक के रूप में उजागर किया गया। ठीक है, क्या पूछा गया हमसे? स्वच्छ ऊर्जा के प्रमुख चालक के रूप में बच्चों ग्रीन हाइड्रोजन और एआई ग्रिड्स को बताया गया। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना के पास सेवा में 4+ पीढ़ी का विमान है जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स हैज 4+ जनरेशन एयरक्राफ्ट इन सर्विस विच इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, यानी कि भारतीय वायुसेना के पास सेना में 4 से ज्यादा पीढ़ी का यानी कि 4+ जनरेशन का विमान है जो कि भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी यानी कि रीढ़, यानी कि भारतीय वायुसेना को एक बहुत ही ज्यादा सपोर्ट प्रदान करता है। तो हमें बताना उस विमान का नाम क्या है। तो बच्चों उस विमान का नाम है सुखोई Su-30 MKI। याद रखिएगा आप, सुखोई Su-30 MKI जो है बच्चों यह एक 4+ जनरेशन का विमान है बच्चों जो कि भारत की वायुसेना की रीढ़ है। तो बच्चों ऑप्शन डी यानी कि सुखोई Su-30 MKI हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने। भारतीय सेना को कितने परिचालन कमानों यानी कि मैदानी सेनाओं और एक प्रशिक्षण कमान में विभाजित किया गया है? क्या पूछा गया है कि भारतीय सेना को कितने परिचालन कमानों यानी कि ऑपरेशन कमांड्स और एक प्रशिक्षण कमान में विभाजित किया गया है? तो बच्चों इस क्वेश्चन की यदि हम सही बात करें बच्चों तो इसमें कुल मिलाकर 7, ठीक है, 7 ऑपरेशनल और एक ट्रेनिंग को यानी कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण कमान में विभाजित किया गया है। तो बच्चों ऑप्शन डी यानी कि 7th जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे मैथ्स के पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक ऐसी रेखा को दर्शाता है जिसका ढलान -3 है? निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन है बच्चों वह ऐसी रेखा को दर्शाएगा जिसका की ढलान -3 है? तो बच्चों यदि हम इसका सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं तो
एक रेखा का बच्चों मानक समीकरण, ठीक है, एक रेखा का मानक यानी कि माने जाने वाला समीकरण होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक रेखा का मानने वाला यानी कि मानने वाला एक जो समीकरण होता है बच्चों वो होता है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस रिएक्शन में यानी कि सॉरी इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम c को इसमें बदल देंगे। किसमें? c को हम ले लेंगे हमारा -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमने क्या किया यहां पर बच्चों, हमने c को 10 के रूप में बदल दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा बच्चों हमारा y इज इक्वल टू -3x प्लस 10। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -3x प्लस 10। अब बच्चों यहां पर m इज इक्वल टू कितना लिया हमने? -3 है, ठीक है। यहां पर m इज इक्वल टू -3 है, इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3x प्लस 10 इज इक्वल टू y। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखीय समीकरण का जो मान होता है बच्चों वो होता है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m ढलान है, ठीक है। यहां पर m ढलान यानी कि स्लोप है, जो कि -3 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी। अब विकल्प सी को हमने क्या किया, इस रूप में बदला, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, y की जगह पर यानी कि m जहां पर था वहां पर हमने -3 लिया और इस इक्वेशन को सोल्व किया। तो ऑप्शन सी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए आमतौर पर कितने मुख्य तरीके की मान्यताएं प्राप्त है? क्या पूछा गया हमसे कि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए आमतौर पर कितने मुख्य तरीके की मान्यता प्राप्त है। तो बच्चों यदि हम बात करें तो प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए बच्चों मुख्य 5 तरीके माने जाते हैं। याद रखिएगा, आप प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से 5 मुख्य तरीके की मान्यता प्राप्त है, जिसमें सबसे पहला होता है बच्चों हमारा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है। दूसरा इसमें होता है बच्चों हमारा अप्रत्यक्ष मौखिक जांच, यानी कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा बच्चों इसमें हमारा होता है स्थानीय संवाददाताओं से सूचना, यानी कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट्स, यानी कि उस समय पर वहां पर जितने लोग उपस्थित होते हैं उन सभी से जानकारी प्राप्त की जाती है। चौथा जो होता है बच्चों इसमें होता है प्रश्नावली और अनुसूचियां, यानी कि क्वेश्चंस एंड शेड्यूल्स, यानी कि उस समय के लिए क्या क्वेश्चन बनाए गए और क्या शेड्यूल उस चीज का बनाया गया। और पांचवा और आखिरी जो विधि होती है बच्चों वो होती है अवलोकन विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि ऊपर की 4 विधियों को ऑब्जर्व किया जाता है और 5वीं नंबर की विधि यानी कि अवकलन की हमारी विधि बनती है। तो बच्चों ऑप्शन डी यानी कि 5 जो है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। 2 इंटू 2 कोटि के एक अवयव, ठीक है, एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij पर विचार करें। यदि A एक आदिश अवयव है जहां पर A11 इज इक्वल टू 7 है, तो A12 और A22 के मान क्रमशः क्या होंगे? हमें A11 का मान दिया गया बच्चों, ठीक है, हमें A12 और A22 के मान को ज्ञात करना है। तो बच्चों जब भी स्केलर मैट्रिक्स होता है यानी कि आदिश अवयव होता है बच्चों, तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो मुख्य विकर्ण यानी कि मेन डायगोनल के बच्चों सभी तत्व समान होते हैं और बाकी के सभी तत्व शून्य होते हैं। इस चीज को हम एक इक्वेशन के रूप में लिख के देखते हैं, यानी कि एक 2/2 के, हमें 2/2 का एक अवयव दिया गया, यानी कि एक 2/2 के आदिश अवयव, एक 2/2 का आदिश अवयव हम देखेंगे किस तरह से दिखता है। तो बच्चों वो दिखता है a माइनस k0/0, ठीक है, ये होता है a, ठीक है, k0। इस तरह से हमारा एक मैट्रिक्स होता है जिसे कि हम आदिश अवयव भी कहते हैं, या कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बच्चों हमें यहां पर दिया गया है A11 इज इक्वल टू 7,
यहां पर हमें A11 इज इक्वल टू 7 दिया गया बच्चों, इसीलिए यहां पर K जो होगा वो होगा 7, इसीलिए यहां पर K जो होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा 7 यानी कि 7। क्यों? क्योंकि हमें यह क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब बच्चों हमें A12 बताना है, ठीक है। अब हमें A12 ज्ञात करना है, तो A12 इज इक्वल टू A11, ठीक है। A12 इज इक्वल टू A11 इज इक्वल टू 7। ये क्या हो जाएगा? A12 को हमने A11 के बराबर ले लिया और 7 ले लिया, तो A12 क्या होगा बच्चों? A12 जो होगा हमारा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? A12 जो है बच्चों हो जाएगा हमारा 0। अब ऑप्शन बी जो है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? विकल्प बी जो है हमारा, ठीक है। A11 हमारा 0 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अभी हम ज्ञात करना है A22। तो बच्चों A12 इज इक्वल टू 0 और A22 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो ऑप्शन बी A12 इज इक्वल टू 0 एंड A22 इज इक्वल टू 7। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों हमारे सामने है। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है। हमारे साथ सत्यम मराठा, टीशान बिल्कुल जुड़ चुके हैं। जय हिंद बेटा, आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। अब हम हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। एक हमें एक्सप्रेशन दी गई जिसमें cos 20 डॉट cos 40 डॉट cos 80 का संख्यात्मक मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करनी है हमें cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री की। तो बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के एक सूत्र का हम क्या करेंगे बच्चों यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे cos थीटा, हम क्या करेंगे? cos थीटा डॉट cos 60 डिग्री, ठीक, हम क्या करेंगे? cos थीटा डॉट cos 60 डिग्री -0। हम यहां पर इस एक सूत्र का बच्चों क्या करेंगे? यूज करेंगे डॉट cos, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? डॉट cos 60 डिग्री प्लस 0, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 1/4 cos 30, ये हो जाएगा हमारा 1/4 cos 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसका जहां जहां पे हमें cos 60 दिया गया है हम वहां पर उस जगह पर इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर 0 का हम मान लेते हैं 20 डिग्री, 0 को हम मान लेते हैं 20 डिग्री, ठीक है। तब cos 40 जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? तब cos 40 डिग्री जो है बच्चों वो हो जाएगा cos 60 डिग्री। क्या होगा? जो cos 40 होगा बच्चों हो जाएगा cos 60 डिग्री -20 डिग्री, cos 60 डिग्री -20 डिग्री। और cos 80 जो होगा बच्चों हमारा जो cos 80 जो है बच्चों वो हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। इस तरह से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाती है बच्चों। जब हम इसको सूत्र का उपयोग करके आगे और हल करेंगे, यानी कि आगे और सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos 20 डिग्री, ठीक है। हो जाएगा cos 20 डिग्री डॉट cos 40 डिग्री डॉट cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 cos 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/cos 3 इंटू 20 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 cos 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1/4 cos 60 डिग्री। चूंकि बच्चों हम जानते हैं cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो हम यहां पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 1/2। क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8।
तो ऑप्शन डी 1/8 बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। एक द्विघात बहुपद फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की x इज इक्वल टू 1 पर एक स्पर्श रेखा है जिसका ढलान 4 है, और x इज इक्वल टू -2 पर एक स्पर्श रेखा है जिसका ढलान -2 है। a प्लस बी का मान क्या है? हमें यहाँ पर दो ढलान दिए गए बच्चों, ठीक है, ढलान 4 और x इज इक्वल टू -2 पर एक स्पर्श रेखा जिसका ढलान -2 है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ढलान दिए गए हैं। जब भी बच्चों हमें किसी फलन के स्पर्श रेखा का ढलान ज्ञात करना होता है बच्चों, तो हम सबसे पहले उसका अकलन यानी कि डिफरेंशिएशन उसका हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर एफ एक्स, क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यानी कि जो हमें दिया गया है उसको हमेशा के साथ लिख लेंगे, प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हमेशा कैसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी, क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी। अब जो हमें शर्त दी गई बच्चों, यानी कि जो हमें दिया गया है उसका हम उपयोग करेंगे। शर्त पहली, ठीक है, पहली शर्त हमें क्या दी गई है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, पहली शर्त में हमें क्या दी गई है, x इज इक्वल टू 1 पर ढलान 4 है, x इज इक्वल टू 1 पर ढलान जो है बच्चों कितना है, 4 है। x इज इक्वल टू 1 पर ढलान हमें 4 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा f डैश 1, जहां पे x है वहां पर हम क्या करेंगे, 1 का यूज करेंगे, इज इक्वल टू 2a1, ठीक है, 2a1 प्लस b इज इक्वल टू 4। हमने सिंपल सा इस इक्वेशन में जो हमें ढलान दिया गया है उसको हमने वैल्यू पुट करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी -4, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम हमारी सेकेंड वाली कंडीशन देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि x इज इक्वल टू -2 पर, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 पर एक स्पर्श रेखा जिसका ढलान भी -2 है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पर ढलान कितना दिया गया हमें, -2, यहां पर दिया गया है, ठीक है, यहां पर ढलान कितना दिया गया बच्चों हमें, -2, तो हम इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा f डैश -2, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा -2a, क्या हो जाएगा, -2a -2, क्योंकि जहां जहां पर x है हमें वहां पर -2 रखना है, प्लस b इज इक्वल टू -2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -4a, जाहिर सी बात है, माइनस माइनस प्लस पर साइन कौन सा रहेगा, -4a प्लस b, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हम तीसरी इक्वेशन लेंगे। तीसरी हमें क्या कंडीशन दी गई है, a प्लस बी का माने कि मतलब अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यानी कि 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या होगा तो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में -4a प्लस बी, क्या हो जाएगा, -4a प्लस बी इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 -2। हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिया तो यह हमें मिला। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 4a, क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4a प्लस b, ठीक है, 2a प्लस 4a प्लस b माइनस b, क्योंकि 2 b दिए गए हमें, क्या हो जाएगा, प्लस b माइनस b इज इक्वल टू 4 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6a इज इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू 6, और यहां पर a जो होगा
वो हमारा हो जाएगा 1। यहां पर कितना हो जाएगा, a जो है बच्चों हमारा वो हो जाएगा 1। अब a इज इक्वल टू 1 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। a इज इक्वल टू 1 हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 हमें दिया गया है 2 इंटू 1 प्लस बी माइनस 4, जाहिर सी बात है तो हो जाएगा b इज इक्वल टू -2। कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, हमें a प्लस बी का मान बताना है। हमें क्या करना है, a प्लस बी का हमें मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू -1 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3। तो ऑप्शन बी 3 जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। जब यदि बच्चों आपको इन ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा, यदि इनकी वैल्यू नहीं पता होगी बच्चों तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट आता है उन सभी को अच्छे से सॉल्व कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों अब हम हमारी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है कि प्रकाश किसी माध्यम में धीमा हो जाता है, यह किस ओर मुड़ता है। किसी एक मीडियम से बच्चों प्रकाश जब ट्रेवल कर रहा है तो वह किसी माध्यम में धीरे हो जाएगा और धीरे होने के बाद वह किस ओर मुड़ेगा। ठीक है, तो सतह के अनुदिश बच्चों सरफेस के अलोंग यह कभी भी नहीं मुड़ता है। यदि बात करें बच्चों तो जब लाइट स्लोअर मीडियम में होती है, यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम में धीमा हो जाता है बच्चों, जैसे कि हवा से ग्लास में, जैसे एयर से ग्लास में आएगा तो जिस गति से वो हवा में ट्रेवल कर रहा था उस गति से ग्लास में ट्रेवल नहीं करेगा। तो बच्चों यह जो होती है नॉर्मल की ओर मुड़ती है, यह नॉर्मल की ओर मुड़ती है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो बच्चों ऑप्शन डी टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन डी कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधे धारावाहक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को बताने के लिए बच्चों हम किस नियम का उपयोग करते हैं। यदि हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम की बात करें, यानी कि बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें बच्चों, तो यह मोटर्स और जनरेटर्स के लिए दिया गया था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिया नहीं गया, तो ऑप्शन ए इसका गलत आंसर होने वाला है। यदि हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें बच्चों, तो यह जो नियम है यह स्ट्रेट वायर यानी कि सीधे वायर के लिए बिल्कुल ही सही नियम होने वाला है। यदि हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम की बात करें बच्चों, तो यह सिमिलर कॉन्सेप्ट है पर इसको इतना यूज नहीं करते, तो ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन से कारक किसी वस्तु पर बल लगने पर उसमें उत्पन्न त्वरण को निर्धारित करते हैं, जैसा कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कहा गया है। ठीक है, एक्सीलरेशन, ठीक है, न्यूटन के सेकेंड नियम में क्या बताया गया बच्चों, एक्सीलरेशन, फोर्स और 1/मास, ये हमारे न्यूटन का नियम है। तो बच्चों इसमें केवल लगाया गया बल नहीं, ठीक है, लगाया गया बल और वस्तु का द्रव्यमान यानी कि फोर्स प्लस मास बिल्कुल ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला, यानी कि लगाया गया बल और वस्तु का द्रव्यमान जो है बच्चों किसी वस्तु पर बल लगने पर उस पर उत्पन्न त्वरण को निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब ध्वनि हवा से पानी की ओर जाती है तो इसकी गति क्या होती है। जब ध्वनि हवा से पानी की तरफ जाएगी बच्चों तो उसकी स्पीड क्या होगी। बच्चों
पानी जो है वह हवा से डेंसर है, वाटर हवा से डेंस होता है, इसलिए बच्चों उसकी जो गति होती है वो हमेशा बढ़ती है। याद रखिएगा आप, जब भी ध्वनि हवा से पानी की ओर बच्चों जाएगी तो उसकी जो गति होगी वो हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि पानी जो होता है वो हवा से ज्यादा डेंस होता है। तो बच्चों ऑप्शन ए बढ़ती है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों और गैसों में दबाव मापने के लिए एसआई प्रणाली में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? लिक्विड और गैस में यदि हमें प्रेशर मापना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? ठीक है बच्चों, यदि हम इसको ऑप्शंस की बात करें तो न्यूटन का उपयोग हम बल यानी कि फोर्स मापने के लिए करते हैं। यदि हम जूल की बात करें बच्चों तो जूल का उपयोग हम एनर्जी मापने के लिए करते हैं। यदि हम वाट की बात करें बच्चों तो वाट का उपयोग हम पावर यानी कि शक्ति मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए पास्कल जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही होने वाला है, यानी कि प्रेशर की या दाब की जो एसआई यूनिट है बच्चों वो है हमारी पास्कल। तो ऑप्शन ए पास्कल इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशयी रस की कमी से किसका पाचन सीधे ही कम हो जाएगा? द डेफिशिएंसी ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस की कमी से बच्चों किसका पाचन जो होता है सीधे ही कम हो जाएगा? ठीक है बच्चों, पेनक्रियास या अग्नाशय की यदि बात करें तो यह प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। किसको? यह प्रोटीन, फैट्स प्लस स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को यह पचाने का कार्य करता है। और जब अग्नाशय रस की कमी होगी बच्चों तो प्रोटीन, वसा और स्टार्च को यह इसका पाचन को यह सीधे प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस लेने के दौरान वायु फेफड़े में इस कारण प्रवेश करती है क्योंकि फुसफुसी दबाव कैसा होता है? बच्चों लंग प्रेशर, ठीक है, लंग प्रेशर जब लगता है बच्चों तो वायुमंडल दबाव से फुसफुसी दबाव कम हो जाता है। याद रखिएगा आप, जब भी हम सांस लेते हैं बच्चों तो वायु जो होती है हमारी फेफड़ों में इस कारण प्रवेश करती है क्योंकि फुसफुसी का जो दबाव होता है बच्चों वो वायुमंडल दबाव से कम हो जाता है। याद रखिएगा आप, लंग प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कम हो जाता है जिस वजह से कि हवा अंदर की तरफ जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्रेनलिन का स्त्राव मुख्य रूप से हृदय गति बढ़ाने के लिए होता है ताकि एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है बच्चों जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, यह जो होता है हमारे हृदय गति को बढ़ाने के लिए ताकि शरीर को तनाव के लिए तैयार किया जा सके। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है बच्चों मुख्य रूप से हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। यह एक फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है, यानी कि करो या मरो, लड़ो या मरो भी कह सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को तनाव के लिए यानी कि स्ट्रेस के लिए हमारी जो बॉडी होती है वो तैयार करती है। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आयन एक्टिव साइटों को उजागर करके मांसपेशियों में संकुचन शुरू करता है? तो बच्चों याद रखिएगा आप, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन जो होता है बच्चों हमारा यह एक्टिव साइटों को उजागर करके मांसपेशियों में संकुचन शुरू करता है, यानी कि एक्टिन साइट्स को खोलता है। तो ऑप्शन सी कैल्शियम आयन बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जॉइंट हमारी कलाई की हड्डियों में थोड़ी सरकने वाली गति की अनुमति देता है? कौन सा जॉइंट जो होता है बच्चों हमारी कलाई की हड्डियों में थोड़ा सा मूवमेंट प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है? तो बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि समतल संधि। हमारी कलाई में बच्चों समतल संधि यानी कि ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है बच्चों, जो कि थोड़ा सा मूवमेंट यानी कि थोड़ी सी सरकने वाली गति की अनुमति
देता है। याद रखिएगा हमारी कलाई में बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि समतल जॉइंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क के किस भाग को क्षति पहुंचने से सोचने और याददाश्त की हानि होती है? हमारे शरीर के किस भाग में चोट लगने पर हमें सोचने और याददाश्त व्यक्ति की कमजोर हो जाती है? तो बच्चों यदि हम थिंकिंग और मेमोरी की बात करें, यानी कि सोचना और याददाश्त, इसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों? तो सोचना और याददाश्त को कंट्रोल करता है हमारा सेरेब्रम यानी कि हमारा परम मस्तिष्क। और जब भी हमारा परम मस्तिष्क के बच्चों क्षति पहुंचेगा यानी कि हमारा जो सेरेब्रम में वो डैमेज होगा बच्चों, तो हमारी सोचने और याददाश्त की हानि चली जाएगी। तो ऑप्शन है परम मस्तिष्क यानी कि बच्चों सेरेब्रम हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीड़ों, कौन सा कीड़े? मौत। मौत में औद्योगिक मेलानिज्म किस प्रक्रिया को दर्शाता है? क्या पूछा गया है? मौत किसका उदाहरण है बच्चों? तो यह उदाहरण एक प्राकृतिक चयन का यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का। कीड़ों या मौत बच्चों औद्योगिक मेलानिज्म प्राकृतिक चयन को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। 28 क्वेश्चन है, रासायनिक विकास का समर्थन करने वाला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? द एक्सपेरिमेंट सपोर्टिंग केमिकल इवोल्यूशन वॉज कंडक्टेड बाय, किसके बाद किया गया था? तो इसके ऑप्शंस की बात करें बच्चों तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, मेंडल और मॉर्गन जेनेटिक्स से कनेक्टेड ये भी नहीं, डार्विन और वॉलेस भी नहीं। ऑप्शन डी मिलर और यूरे, मिलर और यूरे ने बच्चों एक रासायनिक विकास का समर्थन करने वाला प्रयोग किया था। तो ऑप्शन डी मिलर और यूरे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया में आवधिक बुखार मुख्यतः किसके कारण होता है? मलेरिया में आवधिक बुखार बच्चों किसके कारण होता है? बच्चों जब हमारी आरबीसी टूटती है यानी कि रप्चरिंग और बस्ट ऑफ आरबीसी, जब भी हमारी लाल रक्त कोशिकाएं बच्चों बस्ट होती है जिससे कि बुखार आता है। तो ऑप्शन बी रप्चरिंग ऑफ आरबीसी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MOET मुख्य रूप से पशु संख्या बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करती है? बच्चों यह जो होती है यह मल्टीपल एग्स पर साइकिल यानी कि मल्टीपल यानी बहुत सारे अंडों को बना के बच्चों पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को बढ़ाती है, यानी कि प्रति चक्र कई अंडों का उत्पादन करना। बच्चों ये मल्टीपल एग्स का निर्माण करते हैं जिससे कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ती है। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई विकसित पौधों की किस्मों का प्रशिक्षण विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में क्यों किया जाता है? बच्चों जब स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए हम नई विकसित पौधों की किस्मों का परीक्षण विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में करते हैं। तो ऑप्शन सी स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यानी कि बच्चों हर एनवायरमेंट यानी कि हर वातावरण में स्टेबल परफॉर्मेंस यानी कि स्थिर प्रदर्शन को चेक करने के लिए हम करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति प्रकृति में सहभोजिता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है? कौन सी स्थिति बच्चों सहभोजिता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है? तो बच्चों आम के पेड़ पर ऑर्किड का उगना। याद रखिएगा एक जो होता है बच्चों वह बेनिफिट यानी कि हमें लाभ प्रदान करता है और दूसरा जो होता है वो कोई भी प्रभावित नहीं करता। तो ऑर्चिड ऑन मैंगो, तो आम के पेड़ पर ऑर्किड का उगना इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा दिखाई दे सकता है? बच्चों याद रखिएगा हमेशा
बायोमास पिरामिड जो होता है बच्चों वह हमेशा उल्टा हो सकता है, यानी कि बायोमास का पिरामिड जो है बच्चों वह उल्टा हो सकता है। तो ऑप्शन बी बायोमास का पिरामिड हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया झील में नाइल पर्च के परिचय से देशी मछलियों का विलुप्त होने का कारण क्या था? बच्चों उस समय पर हमारी देशी मछलियों का विलुप्त होने का कारण था विदेशी प्रजातियों की मछलियों का आक्रमण। ठीक है, विदेशी प्रजाति की मछलियों ने भारतीय यानी कि जो हमारी देशी मछलियां थी उन पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से वो विलुप्त हो गई। तो ऑप्शन ए विलुप्त प्रजाति के आक्रमण इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई मुख्य रूप से किसके वैश्विक संतुलन को बिगाड़ती है? बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है बच्चों, तो जब भी आप देखेंगे बड़े पैमानों पर वनों की कटाई होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है हमारे वातावरण में वह डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पौधे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जैसे जैसे वनों की कटाई होती है बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस है उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक मोल चूना पत्थर को गर्म करने पर कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? क्या बोला गया? एक मोल लाइमस्टोन चूने के पत्थर का सूत्र बच्चों CaCO3। क्या होता है? CaCO3 को जब भी हम गर्म करते हैं बच्चों तो यह CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। यह CaO प्लस CO2 में टूटता है। तो यहाँ पर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। तो ऑप्शन A1 बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेटिना किसका उत्पाद है? क्वेश्चन 37 है हमारे सामने कि पेटिना किसका उत्पाद है। तो बच्चों याद रखिएगा, पेटिना एक कोरोजन का उत्पाद है, यानी कि संक्षारण का एक उत्पाद है। कौन? पेटिना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किसने पहचाना? प्लेटिनम एक उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों? कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मौजूद होने के बाद या तो उस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या तो उसकी अभिक्रिया गति को घटा देते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। या तो अभिक्रिया की यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे या तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देंगे। तो प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले बच्चों डोबेनियर ने पहचाना था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी डोबेनियर ने क्या किया था? प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले पहचाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूबिडियम ग्रुप नंबर 1 के तत्वों का सदस्य है। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स है हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये हमारे ग्रुप नंबर 1 के तत्व है बच्चों। और समूह 1 के तत्वों को हम अल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को हम अल्कली मेटल यानी कि क्षार धातु भी कहते हैं। तो रूबिडियम जो है बच्चों ग्रुप नंबर 1 का सदस्य है और इस पूरे ग्रुप को हम क्षार धातु भी कहते हैं, इसलिए हम इसे क्षार धातु कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, Li लिथियम, सीजियम और पोटेशियम के बीच परमाणु त्रिज्याओं के संबंध में सही संबंध लिखिए। सबसे पहले हम इनका देखते हैं कि ग्रुप में किस तरह से उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। हमने क्या किया? एक सही ऑर्डर को बच्चों देख लिया।
ठीक है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या मतलब नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी, और जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं बच्चों, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है और नाभिक से सबसे बाहरी कक्षा की दूरी भी दूर जाती है। अब हम देखते हैं बच्चों, तो लिथियम, सीजियम और पोटेशियम, तो सबसे आखिरी में आता है सीजियम, तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या होगी सीजियम की। उसके बाद आता है हमारा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो पोटेशियम की, और सबसे छोटी होती है लिथियम। तो बच्चों क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी किसकी है? सीजियम की। सबसे बड़ी सीजियम की है, उसके बाद पोटेशियम की है, और उसके बाद लिथियम की है। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम और सल्फर में किसका धात्विक गुण यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? तो बच्चों मैग्नीशियम जो होता है एक धातु होता है, ठीक है, और सल्फर जो होता है एक अधातु होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैग्नीशियम एक धातु है तो उसका धात्विक गुण सल्फर के मुकाबले ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए Mg इज इक्वल टू ग्रेटर देन एस हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि Mg का धात्विक गुण यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर सल्फर के मुकाबले ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 लीटर पानी में 2 ग्राम नमक घुला हुआ है तो घोल की सांद्रता क्या होगी? 2 ग्राम हमने 2 लीटर पानी में घोला है, 2 ग्राम हमने 2 लीटर पानी में घोला है, तो बच्चों एक लीटर में कितना घोलेंगे हम? 1 ग्राम, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 ग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन ए 1 ग्राम पर लीटर हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोस्ट ने निश्चित रूप से सिद्ध किया था कि धातुएं किसकी अनिश्चित मात्राओं के लिए सक्षम नहीं है? प्रोस्ट ने बच्चों एक नियम दिया था जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ इसके अनुसार बच्चों, इस नियम के अनुसार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जो हमारे धातुएं होती है बच्चों, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अनिश्चित मात्राओं के लिए सक्षम नहीं है। तो ऑप्शन डी ऑक्सीकरण जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लुईस प्राउस्ट। अगला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन को हटाने में कौन सा ऑक्सीकारक है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड तो Hg मर्क्यूरिक O, HgO क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन देता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन को हटाने में कौन सा ऑक्सीकारक है बच्चों? तो वो होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी मर्क्यूरिक ऑक्साइड बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। HgO जो है बच्चों यह ऑक्सीजन देता है, यानी ऑक्सीजन निकलती है। इथेनॉल का एथेनॉल में रूपांतरण का एक उदाहरण है। इथेनॉल का एथेनॉल में रूपांतरण का एक उदाहरण है, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, तो यह एक उदाहरण है बच्चों ऑक्सीकरण का। इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ती है, इसलिए इथेनॉल का एथेनॉल में रूपांतरण बच्चों एक ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के रस को किण्वित करके क्या बनाया जाता है? शुगर केन जूस को फर्मेंटिंग करके बच्चों हम किसका निर्माण करते हैं? तो बच्चों गन्ने के रस को किण्वित करके अल्कोहल बनाया जाता है। शुगर केन को
फर्मेंट करके हम एल्कोहल बनाते हैं। तो ऑप्शन बी एल्कोहल जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काबो का अर्थ नहीं है? नहीं है पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काबो का अर्थ नहीं है? चारकोल भी ये कोयले से बनता है, कोयला भी कोयले से बनता है, काला भी बनता है। ऑप्शन सी एम्बर। क्यों हमसे नहीं पूछा गया है? तो ऑप्शन सी एम्बर जो है बच्चों वह कार्बो का मीनिंग नहीं है। एम्बर जो है बच्चों कार्बो का मीनिंग नहीं है। तो ऑप्शन सी एम्बर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूट्रल एटम में 20 न्यूट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 20 न्यूट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं हमें यह बताना है। एक एटम में 20 न्यूट्रॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों याद रखिएगा, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। याद रखिएगा आप, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो 20 इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या भी 20 ही होगी। तो ऑप्शन सी 20 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। एक न्यूट्रल एटम में 22 इलेक्ट्रॉन है तो इस परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, एक एटम में टाइटेनियम परमाणु संख्या 22। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, टाइटेनियम जिसकी परमाणु संख्या 22 होती है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इसकी बाहरी कक्ष में हमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी 2 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसी के साथ बच्चों बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के तरफ। यदि एक परमाणु X, एक एटम X में 30 न्यूक्लियॉन है और 16 प्रोटॉन है तो उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 30 न्यूक्लियॉन है, 16 प्रोटॉन है। अब हमें न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। बच्चों यदि हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? मास माइनस प्रोटॉन्स। क्या होगा? मास माइनस प्रोटॉन। यानी कि जब भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ में होते हैं तो उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब यदि 30 न्यूक्लियॉन है जिसमें से कि 16 प्रोटॉन की संख्या है तो हम क्या करेंगे? 30 में से 16 को माइनस करेंगे, बचेगा हमारा 14। तो 14 जो है बच्चों हमारे न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी। तो ऑप्शन बी 14 बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का सेशन भी समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं रोज की तरह आपने आज का सेशन भी बहुत अच्छे से समझा होगा और अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस का आप रिवीजन करेंगे ताकि आपका जो सपना है मिशन वर्दी का उसे आप इसी बार ही पा सके। तो चलिए मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।